प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर फरहीन सैयद, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पलसोड़ा, जिला उज्जैन, सामाजिक विज्ञान विषय की आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। हम कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान विषय की NCERT की इतिहास की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व के अंतर्गत नात्सीवाद और हिटलर के उदय पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने नात्सी विचारधारा को समझने का प्रयास किया था। आज के इस वीडियो में हम हिटलर के प्रारंभिक जीवन एवं उसके जर्मनी के तानाशाह बनने तक के सफर पर एक नज़र डालेंगे। साथ ही उन सभी घटना चक्र पर भी बात करेंगे जिसने द्वितीय विश्व युद्ध को आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसा कि आपको ज्ञात है कि वाइमर गणराज्य की अस्थिरता एवं आर्थिक मंदी ने जर्मनी में तानाशाही की संभावनाओं को जन्म देना आरंभ कर दिया था और इन्हीं सभी संकटों ने हिटलर को सत्ता प्राप्त करने में मदद प्रदान की। हिटलर का जन्म 1890 में ऑस्ट्रिया में बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ में हिटलर फौज में भर्ती हो गया था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय ने हिटलर को हिलाकर रख दिया और प्रथम विश्व युद्ध के बाद होने वाली वर्साई की संधि ने हिटलर को बहुत अधिक आघात पहुंचाया। 1919 में हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटी सी पार्टी की सदस्यता ले ली। धीरे धीरे उसने इस पार्टी पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया। यही पार्टी बाद में नात्सी पार्टी के नाम से जानी गई। 1923 में ही हिटलर ने बवेरिया पर और बर्लिन पर चढ़ाई करने की योजना बनाई और सत्ता पर अधिकार प्राप्त करना चाहा, लेकिन वह अपनी इन योजनाओं में असफल रहा और उस पर देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया। हालांकि कुछ समय पश्चात उसे रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद सन 1930 में आर्थिक महामंदी के दौर में हिटलर ने नात्सीवाद को जन आंदोलन का रूप देने का प्रयास किया। आप लोगों को ज्ञात है कि 1929 के बाद जर्मनी के बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद हो चुके थे और मजदूर बेरोजगार हो गए थे। जर्मनी का मध्य वर्ग लाचारी और भूखमरी से भयभीत था। ऐसी स्थिति में नात्सी पार्टी और उसके सदस्यों ने जनमत को प्रभावित करने के लिए एक प्रोपेगेंडा चलाना आरंभ किया। इस प्रोपेगेंडा में नात्सी पार्टी ने लोगों को एक बेहतर भविष्य की आशा जगाई। इस पार्टी ने अपने पोस्टरों, फिल्मों और भाषणों के माध्यम से जनमत को प्रभावित करने का प्रयास किया। हिटलर एक जबरदस्त वक्ता था। अपनी इस विशेषता से वह लोगों को अपने भाषणों के द्वारा अत्यधिक प्रभावित करता था। हिटलर अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना करने, वर्साई की संधि में जर्मनी के साथ हुई नाइंसाफी का प्रतिशोध लेने और जर्मन समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार देगा और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य प्रदान करेगा। साथ ही अपने भाषण में वह कहता था कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगा। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नात्सियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। इन सब का परिणाम यह निकला कि 1929 में नात्सी पार्टी को जर्मन संसद, जिसे कि राइक्सटैग कहा जाता था, के लिए चुनावों में महज 2.6% वोट मिले थे, जबकि 1932 तक आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और उसका वोट प्रतिशत बढ़कर 37% हो गया। नाजी पार्टी के लाल झंडे, जिस पर कि स्वास्तिक छपा होता था, और नात्सी सैल्यूट और हिटलर के जोरदार भाषणों आदि ने धुआंधार प्रचार करके हिटलर को एक मसीहा के रूप में लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसे जनता तबाही से उभारने वाले एक अवतार के रूप में स्वीकार करने लगी थी और एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व चकनाचूर हो चुके थे। साथ ही जो समाज एक भीषण आर्थिक एवं सामाजिक संकट के दौर से गुजर रहा था। इन सब परिस्थितियों ने हिटलर को एक शक्तिशाली नेता के रूप में प्रस्तुत किया। 30 जनवरी 1933 को
जर्मनी के तत्कालीन राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने के लिए न्योता दिया। चांसलर का पद मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। सत्ता हासिल करने के बाद ही हिटलर ने सत्ता का दुरुपयोग करना आरंभ कर दिया। उसने लोकतांत्रिक शासन की संरचना एवं संवैधानिक संगठनों को भंग करना आरंभ कर दिया। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता और आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 को उसने अग्नि अध्यादेश जारी किया, जिसके जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया, जबकि वाइमर संविधान में इन अधिकारों को काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा और कम्युनिस्टों का बर्बर दमन कर दिया गया। इसी बीच 3 मार्च 1933 को उसने प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम, जिसे कि इनेबलिंग एक्ट कहा जाता है, पारित किया। इस कानून के जरिए उसने जर्मनी में बाकायदा तानाशाही शासन स्थापित कर दिया। नात्सी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। पूरे जर्मन समाज को नात्सियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। नए बनाए गए इन दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार प्रदान कर दिए गए और इन्हीं वजह से नात्सी राज्य को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। ये नए दस्ते किसी को भी यातना गृहों में भेज सकते थे, किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश निकाला दिया जा सकता था या गिरफ्तार किया जा सकता था। दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। इन दमनकारी कार्यों के साथ ही हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रियाल माल शास्त्र को सौंपी। शास्त्र ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। इसके अंतर्गत मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार फॉक्सवैगन इस परियोजना की देन थी। शायद आप सभी ने इस मशहूर कार का नाम सुना होगा। इन सब के पीछे हिटलर का उद्देश्य यह एहसास दिलाना था कि अब आम मजदूर भी कार खरीद सकता है। इसके साथ ही हिटलर ने अपनी विदेश नीति के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को तैयार करने का कार्य भी किया। विदेश नीति के मोर्चे पे प्रारंभ में हिटलर को सफलताएं मिली। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया। लीग ऑफ नेशन का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति स्थापित करने के लिए किया गया था। 1936 में उसने राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया और 1938 में एक जन, एक साम्राज्य, एक नेता के नारे की आड़ में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया और इसके बाद उसने स्वीडेनलैंड और चेकोस्लोवाकिया पर जर्मन भाषी राज्य होने के कारण कब्जा कर लिया। राज्य विस्तार के इन कार्यों पर हिटलर को इंग्लैंड का मौन समर्थन मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड भी यह मानता था कि वर्साई की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ नाइंसाफी हुई थी। जर्मनी की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हिटलर का मानना था कि सीमा का विस्तार किया जाए और नए उपनिवेश स्थापित किए जाएं, ताकि जर्मनी को नए संसाधन प्राप्त हो सके। हिटलर का मानना था कि आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प ही श्रेष्ठ है। अर्थशास्त्री शाक्स ने हिटलर को सलाह दी थी कि सेना और हथियारों पर ज्यादा पैसा खर्च न किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में ही चल रहा था। लेकिन हिटलर ने उसकी सलाह को न मानते हुए उसे पद से हटा दिया। वह तो राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज्यादा से ज्यादा संसाधन प्राप्त करना चाहता था। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया और पोलैंड पर हमला करते ही फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध आरंभ हो गया। पोलैंड पर हमला करना ही द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने का कारण बना। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और अधिक मजबूत हो गया।
यूरोप के अधिकतर देशों में नाज़ी जर्मनी का समर्थन करने वाली कठपुतली सरकारें बिठा दी गईं और 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया। इसके साथ ही अब हिटलर ने अपना पूरा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने के अपने दीर्घकालिक सपने की ओर लगा दिया, क्योंकि हिटलर जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह का इंतजाम करना चाहता था और इसी कारण उसने जून 1941 में सोवियत संघ पर हमला कर दिया। सोवियत संघ पर हमला करना हिटलर की एक ऐतिहासिक मूर्खता थी। इस समय तक सोवियत संघ एक शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका था। सोवियत लाल सेना ने जर्मन सेना को परास्त कर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे हटते जर्मन सिपाहियों का पीछा किया और वे बर्लिन के बीचों बीच तक जा पहुंचे। इस घटना चक्र ने अगली आधी सदी के लिए पूर्वी यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित कर दिया। अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं के कारण अमेरिका दोबारा युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता था। लेकिन अंततः अमेरिका को भी इस युद्ध में शामिल होना पड़ा, क्योंकि जापान, जो कि त्रिपक्षीय संधि के द्वारा हिटलर का मित्र बन चुका था, पूरब में अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था। जापान ने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया था और प्रशांत महासागर में अमेरिका के सैनिक ठिकाने, जिसका नाम पर्ल हार्बर था, पर हमले की योजना बना ली थी। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध में कूद पड़ा और यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा नागासाकी शहर पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए जाने के साथ खत्म हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के इस संक्षिप्त ब्यौरे के बाद अब हम एक बार फिर हेलमुट और उसके पिता की कहानी पर वापस लौटते हैं। नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण और उनकी विचारधारा को समझने का प्रयास करेंगे। इसके अंतर्गत हम नाज़ियों द्वारा किए गए अपराध या अत्याचारों को भी समझने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने एक विशेष मान्यता या एक विशेष व्यवहार से संबंधित होकर ही ये अपराध किए। नाज़ी विचारधारा के लोग अपने आप को शुद्ध आर्य या शुद्ध जर्मन मानते थे। वे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे, जबकि यहूदियों को कमतर या निष्कृष्ट मानते थे। इस विचारधारा में ब्लांड, जो कि नीली आंखों और सुनहरी बालों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य होते थे, उन्हें सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पर माने जाते थे। नाज़ी नेता हिटलर ने अपनी इस नस्लीय सोच को चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे प्रसिद्ध विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित बताया। आप सभी को ज्ञात होगा कि चार्ल्स डार्विन एक प्रकृति विज्ञानी थे, जिन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस अवधारणा के द्वारा उन्होंने पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या करने का प्रयास किया था। इसके साथ ही हर्बर्ट स्पेंसर ने जो थ्योरी दी थी उसे अतिजीवता का सिद्धांत या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने बताया था कि जो सबसे योग्य है वही जीवित बचेगा, अर्थात जो प्रजाति संघर्ष करती है वही जीवित रहती है। यद्यपि ये दोनों सिद्धांत विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया के अंतर्गत आते थे और इसमें इंसानी हस्तक्षेप की कहीं पर भी वकालत नहीं की गई थी, लेकिन नस्लवादी विचारकों और राजनेताओं ने पराजित समाजों पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए इन विचारों का सहारा लिया। नाज़ियों की दलील बहुत ही सरल थी। उनका मानना था कि जो नस्ल सबसे ताकतवर है वह जिंदा रहेगी और कमज़ोर नस्लें खत्म हो जाएंगी। आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है और उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। इसी आधार पर हिटलर मानता था कि नाज़ी संघर्ष करेंगे तभी पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में होगी। हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू लेबन्सत्राउम या जीवन परिधि की अवधारणा से संबंधित था। इस विचारधारा के अंतर्गत वह मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना ज़रूरी है।
इससे जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति एकत्रित की जा सकती थी। हिटलर जर्मन सीमाओं को और अधिक फैलाना चाहता था, जिससे सारे जर्मनों को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह एकत्रित किया जा सके, और उसकी इस विचारधारा की पहली प्रयोगशाला पोलैंड बना। सत्ता प्राप्त करते ही हिटलर ने नस्लवादी राज्य की स्थापना करना आरंभ कर दिया। इसके लिए उसने जर्मन साम्राज्य में मौजूद उन समाजों या नस्लों को समाप्त करना आरंभ कर दिया जिन्हें वे अवांछित मानते थे। उनकी नज़र में नात्सी शुद्ध और स्वस्थ नार्डिक आर्य ही वांछित थे और उन्हें ही तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जाता था, बाकी सब अवांछित थे। अर्थात ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं जिन्हें नात्सी अशुद्ध या असामान्य मानते थे। ऐसे लोगों के लिए नात्सियों ने दया मृत्यु, जिसे यूथनेसिया कहा जाता था, का कार्यक्रम लागू किया, और नात्सी अफसरों के साथ साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतार दिया जिन्हें वह मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। अवांछितों की इस श्रेणी में यहूदियों, जिप्सियों, जिसमें सिंती और रोमा समुदाय के लोग शामिल थे, और अश्वेतों को रखा गया। सबसे पहले इन लोगों की जर्मन नागरिकता छीन ली गई और बाद में उन्हें मार दिया गया। यहूदियों के प्रति नात्सियों की दुश्मनी का प्रमुख आधार परंपरागत घृणा थी। ईसाइयों का मानना था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था। उनकी नज़र में यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे। यहूदी लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन देने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। ये लोग समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटो यानी दड़बा कहा जाता था। यहाँ पर घेटो एक नया शब्द है। घेटो उस स्थान को कहा जाता था जहाँ पर किसी समुदाय अर्थात यहूदियों को अलग थलग रखा जाता था और बाकी समाज से उसका संपर्क नहीं रहता था। यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा नस्ल के छद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। इस नफरत में यहूदी समस्या का समाधान सिर्फ एक ही था कि यहूदियों का पूरी तरह से सफाया कर दिया जाए या यहूदियों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। द्वितीय विश्व युद्ध के साये में नात्सी अपने कातिलाना नस्लवादी कल्पना लोक या आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए। इस नस्ली कल्पना लोक को यूटोपिया कहा जाता था, जिसमें जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए थे। नात्सियों ने पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया था। पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल असबाब छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया गया ताकि जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को वहां लाकर बसाया जा सके। पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़कर जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम अवांछित तत्वों के इलाकों में रखा जाता था। इन इलाकों को जनरल गवर्नमेंट कहा जाता था। पोलैंड के कई बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतार दिया गया। साथ ही आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माता पिता से छीनकर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया गया। नस्ली जांच में जो बच्चे सफल हो जाते थे उन्हें जर्मन परिवारों में पाला जाता था और अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें अनाथ आश्रमों में डाल दिया जाता था, जहां उनमें से ज़्यादातर बच्चे मर जाते थे। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम घेटों और गैस चैम्बर भी बने हुए थे, जहां यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था। नात्सियों द्वारा चलाए गए मौत के इस सिलसिले को हम 3 चरणों में समझने का प्रयास करते हैं। पहला चरण है बहिष्कार, जो कि 1933 से 1939 के बीच चलाया गया। इस चरण में शुद्ध जर्मन नागरिकों को ही जर्मन साम्राज्य में संरक्षण दिया गया। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह पर पाबंदी लगा दी गई और यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर भी पाबंदी लगा दी गई। अन्य कानूनों के द्वारा यहूदियों के व्यवसायों का बहिष्कार किया गया और उन्हें सरकारी सेवाओं से निकाल दिया गया। साथ ही यहूदियों की संपत्ति को जब्त कर लिया गया। दूसरा चरण दड़बाबंदी कहलाता है, जो कि 1940 से 1944 के बीच जारी रहा।
इस चरण में यहूदियों को अपनी सारी संपत्ति छोड़ देने पर मजबूर किया गया और उन्हें अलग बस्ती, जिसे घेटो कहा जाता था, में रहने पर मजबूर किया गया। ये घेटो जर्मन समाज से बहिष्कृत समझे जाते थे और समाज की अन्य बस्तियों से इनका संपर्क नहीं रहता था। इन बस्तियों में भूखमरी, गंदगी, बीमारी का साम्राज्य शीघ्र ही फैल गया, क्योंकि यह बस्ती साफ सफाई या बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर थी। इन बस्तियों में सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। सर्वनाश का तीसरा चरण 1941 के बाद आरंभ हुआ, जिसमें यहूदियों को यातनागृहों और घेटों में से निकालकर मालगाड़ियों में भर भर कर मौत के कारखानों में ले जाया जाने लगा। लगभग 70 लाख के करीब यहूदियों को गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। इन गैस चैम्बरों में औद्योगिक और वैज्ञानिक तकनीकों के सहारे बहुत सारे लोगों को पलक झपकते मौत के घाट उतार दिया जाता था। यातनागृह के चारों तरफ तारों में करंट दौड़ता रहता था, ताकि यदि कोई भागने का प्रयास करे तो वह उसमें सफल न हो सके। इस प्रकार हिटलर तथा नात्सी विचारधारा ने यहूदी तथा अन्य नस्लों को अवांछित मानकर उनके साथ जमकर नरसंहार किया और मानवता को कलंकित करने का प्रयास किया। विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय और वहां के सम्राट के पदत्याग के बाद वहां पर एक नया गणराज्य, जिसे कि वाइमर कहा जाता था, उसका उदय हुआ। वर्साई की संधि के द्वारा जर्मनी के वाइमर गणराज्य को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। आइए हम उन समस्याओं पर एक नजर डालते हैं। वर्साई में हुए अपमान के लिए वाइमर गणराज्य को जिम्मेदार ठहराया गया। वर्साई की संधि के द्वारा थोपे गए हर जाने की अदायगी के कारण वाइमर गणराज्य को काफी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी। वाइमर गणराज्य का नवंबर के अपराधी कहकर मजाक उड़ाया जाता था। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों में समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग थे। जर्मनी को अति मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ा। यह स्थिति तब निर्मित होती है जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं या मुद्रा का मूल्य काफ़ी घट जाता है। इन समस्याओं का समाधान करने में नवनिर्मित वाइमर गणराज्य सफल नहीं हो सका। इसकी वजह से लोगों का वाइमर गणराज्य से विश्वास उठ गया और वे एक मौके का इंतजार करने लगे जो उन्हें उनके दुखों से छुटकारा दिलाता। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि भारत में जनता की प्रतिनिधि संस्था को संसद कहा जाता है, उसी तरह से जर्मनी में संसद को राइक्सटाग के नाम से जाना जाता है। 1932 में हिटलर की पार्टी संसद में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। चांसलर का मतलब होता है प्रधानमंत्री। जर्मनी में प्रधानमंत्री को चांसलर कहा जाता था। सत्ता संभालते ही हिटलर ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना आरंभ कर दिया। उसने 28 फरवरी 1933 को अग्नि अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस, सभा करना जैसे नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए। 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत हो चुकी थी और इससे अमेरिका का शेयर बाजार, जिसे कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहा जाता है, धराशायी हो गया। 3 मार्च 1933 को हिटलर ने एक प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम पारित किया, जिसके द्वारा हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के द्वारा शासन चलाने का विशेषाधिकार प्राप्त हो गया। इसके साथ ही नाजी पार्टी के अलावा उसने सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। आइए अब हम संक्षिप्त में जर्मनी में हिटलर के उदय के कारण को फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हिटलर के उदय का पहला कारण वर्साई की संधि की शर्तें हैं। जैसा कि हमने देखा कि 1919 की वर्साई की संधि ने प्रथम विश्व युद्ध की पूरी जिम्मेदारी जर्मनी पर थोप दी और जर्मनी पर अपमानजनक शर्तें लागू कर दी। इस संधि ने न केवल जर्मनी की आर्थिक राजनीतिक स्थिति प्रभावित करी, बल्कि जर्मनी के गौरव और सम्मान को नष्ट कर दिया। वहां की जनता अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए एक ऐसे नेतृत्व को तलाश कर रही थी जो कि जर्मनी का खोया हुआ सम्मान और प्रतिष्ठा पुनः दिला सके। अगला कारण है आर्थिक मंदी। इसी बीच 1929 से लेकर 1933 तक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी व्याप्त हो गई। जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए अमेरिका की सरकार ने कुछ सहायता प्रदान करी, लेकिन आर्थिक संकट की स्थिति में अमेरिका का शेयर बाजार भी धराशायी हो गया, जिससे अमेरिका की राष्ट्रीय आय आधी रह गई और वहां की फैक्ट्रियां बंद हो गईं।
इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। जर्मनी का उत्पादन ठप हो गया, महंगाई बढ़ गई, अपराध, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बढ़ने लगी। हिटलर के उदय का अगला कारण बेरोजगारी है। आर्थिक मंदी के कारण बढ़ने वाली बेरोजगारी का सबसे अधिक प्रभाव युवा वर्ग पर पड़ा। जर्मनी के युवाओं की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई और इस बेरोजगारी ने कहीं न कहीं हिटलर के उदय में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया, क्योंकि जर्मनी में सर्वहाराकरण का भय उत्पन्न हो गया। सर्वहाराकरण का अर्थ यह होता है कि समाज के मध्यम वर्ग का गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाता है। अर्थात जर्मनी के लोगों को यह भय उत्पन्न हो गया था कि उनका सर्वहाराकरण हो जाएगा। हिटलर के उदय का अगला कारण है नात्सी प्रोपेगेंडा। इसी बीच जर्मनी में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी नामक एक नई पार्टी का उदय हुआ, जिसे कि नात्सी पार्टी के नाम से जाना गया। हिटलर ने इस पार्टी की सदस्यता ले ली और आगे चलकर हिटलर इस पार्टी का सर्वेसर्वा बन गया। इस पार्टी ने झूठा प्रचार करके लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई। इस पार्टी के द्वारा बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देने का वादा किया गया। जर्मनी में उद्योग धंधे बंद हो चुके थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्य वर्ग के लोग लाचारी और भूखमरी से प्रभावित हो रहे थे। तथा वे सभी नात्सी प्रोपेगेंडा के शिकार हो गए और नात्सी पार्टी की ओर आकर्षित होने लगे। जर्मनी में हिटलर के उदय का अगला कारण है आमूल परिवर्तनवादियों और समाजवादियों में आपसी फूट। जर्मनी में नात्सी पार्टी के अतिरिक्त जो रेडिकल और समाजवादी पार्टी के लोग थे, उनकी आपसी फूट ने भी हिटलर के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी के साथ ही हिटलर के उदय का अगला कारण है वाइमर गणराज्य की या वाइमर रिपब्लिक की कमजोरी। इन सभी परिस्थितियों में वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमर गणराज्य देश के आर्थिक संकट का हल निकालने में असमर्थ रहा और देश में महंगाई, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। इस प्रकार वाइमर गणराज्य के संवैधानिक प्रावधान और आर्थिक संकट जर्मनी में तानाशाही की संभावनाओं को जन्म दे रहे थे। अंततः इन परिस्थितियों ने जर्मनी में हिटलर को सत्ता पाने में सहयोग प्रदान किया। हिटलर के उदय के कारणों को जानने के पश्चात अब हम नाजियों का विश्व दृष्टिकोण समझने का प्रयास करते हैं। नाजी विचारधारा को मानने वाले लोग नीली आंखों और सुनहरी बालों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्यों को श्रेष्ठ नस्ल का समझते थे, जबकि यहूदियों को सबसे निष्कृष्ट या निम्न पायदान पर मानते थे। हिटलर की विचारधारा लेबेंसत्राउम या जीवन परिधि की अवधारणा से संबंधित थी। इसके अंतर्गत वह मानता था कि जर्मन सीमाओं का ज़्यादा से ज़्यादा फैलाव किया जाए ताकि सारे जर्मनों को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके तथा अपने लोगों को वहां पर बसाया जा सके, और इसकी पहली प्रयोगशाला पोलैंड बना। साथ ही नात्सी लोग यूटोपिया अर्थात नस्ली कल्पना लोक में विश्वास रखते थे। इन लोगों को मवेशियों की तरह खदेड़कर जनरल गवर्नमेंट नामक इलाके में लाकर रखा जाने लगा। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम घेटों और गैस चैम्बर भी थे। यहाँ यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था। नाजियों का ऐसा मानना था कि नेतृत्व करने का अधिकार शुद्ध जर्मन लोगों को है और हिटलर में सक्षम नेतृत्व की सभी संभावनाएं विद्यमान थीं। अपनी विचारधारा को सुदृढ़ बनाने और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए नात्सियों ने बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से ओतप्रोत करना आरंभ कर दिया। इसके लिए उन्होंने 10 वर्ष की उम्र के बच्चों को युंग फोक में दाखिल करना अनिवार्य कर दिया। साथ ही हिटलर यूथ की सदस्यता लेने और साथ ही लेबर सर्विस में शामिल होना अनिवार्य कर दिया। प्रिय विद्यार्थियों, इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको परीक्षा की दृष्टि से तैयार करना है। आइए हम अभ्यास हेतु कुछ प्रश्नों पर नजर डालते हैं, जिन्हें आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। पहला प्रश्न है, नात्सी सोच के खास पहलू कौन से थे? दूसरा, नाजी आंदोलन की मुख्य विशेषता क्या थी? तीसरा, जर्मनी पर नाजीवाद के क्या प्रभाव पड़े? चौथा प्रश्न, 1930 तक आते आते जर्मनी में नाजीवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी? पांचवा प्रश्न, वर्साई की संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्यों बनी? छठा प्रश्न, नात्सीवाद का प्रचार यहूदियों के विरुद्ध घृणा उत्पन्न करने में किस प्रकार प्रभावी सिद्ध हुआ?